रशिया दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां इतिहास की शुरुआत से ही बहुत ज्यादा यूएफओ गतिविधियां देखी गई हैं। ये उड़ने वाली मशीन्स पूरे सोवियत यूनियन में देखी गई थी। सोवियत्स को यूएफओस के बारे में पता था, उन्होंने उसे राज रखा। सोवियत्स के पास कम से कम 5 ऐसे यूएफओस के अवशेष थे जो हादसे के शिकार हुए और उन्हें संभाल कर रख लिया गया। इस बात में कोई शक नहीं कि रशिया के पास जानकारी का वो खजाना है जो इस बात का सबूत है कि हमारे अतीत में परग्रही पृथ्वी पर आते जाते रहे हैं। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हम इंसान अपनी रचना का श्रेय ईश्वर और सितारों से आने वाले दूसरे जीवों को देते रहे हैं। अगर उनकी बात सच हुई तो क्या उन परग्रहियों ने सचमुच हमारे इतिहास को गढ़ा था? और अगर ऐसा था तो क्या इससे जुड़े पुख्ता सबूत हमें रूस की सीक्रेट फाइल्स में मिलेंगे? वो कौन थे? वो कहां से आए थे? वो अपने पीछे क्या छोड़ गए? वो कहां चले गए? क्या वो लौट कर आएंगे? साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज पेश करता है रशिया's सीक्रेट फाइल्स। मॉस्को, रशिया, 25 दिसंबर 1991 शाम के 7 बजे सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, जिसे टीवी पर पूरे देश ने देखा। मैं आज और अभी से यूएसएसआर के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे रहा हूं। कुछ ही देर बाद क्रेमलिन से आखिरी बार सोवियत झंडा उतार लिया गया। विश्व की 2 महाशक्तियों में से एक का पतन हो चुका था। 1922 से 1991 तक रशिया यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक के सख्त शासन में रहा। उसका उत्तरी एशिया और पूर्वी यूरोप के बहुत बड़े भाग पर राज था। सोवियत सरकार अपनी क्रूरता, दमनकारी नीतियों और बेहद खुफिया संस्कृति की वजह से जानी जाती थी। वहां आलम यह थे कि सरकार के अंदर जो कुछ भी होता था उसकी भनक बाहर वालों को नहीं लगते थे और उसके नतीजे बड़े विनाशकारी होते थे। वो एक बड़ा ही एकजुट मगर गुप्त समाज था जो अपने राज न सिर्फ पश्चिम के लोगों से बल्कि अपने देश की जनता से भी छुपाता रहता था। रूस के इतने बड़े साम्राज्य की सुरक्षा भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उसके सरहद जगह जगह से असुरक्षित थे। इसीलिए अंतरिक्ष पर विजय पाने के लिए उसने नेशनल सिक्योरिटी पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया। वहाँ की राजनीतिक संस्कृति में ही सीक्रेसी समाई थी और रूस के बहुत से लोग मानते थे कि ज्यादातर बातों को राज रखना बहुत जरूरी है। सोवियत यूनियन के टूटते ही वहां की मुख्य सुरक्षा एजेंसी केजीबी का भी विघटन हो गया। इसके साथ ही केजीबी की सभी अति गोपनीय फाइल्स असुरक्षित हो गईं और उनमें से कई उन पूर्व एजेंट्स के पास थी जो उन्हें ज्यादा पैसे देने वालों को बेचने को तैयार थे। हजारों फाइलों को वेसिली मिट्रोकिन ने चुरा लिया, जो केजीबी के फॉरेन इंटेलिजेंस आर्काइव में 1972 से 1984 तक काम कर रहे थे। उन दस्तावेजों से लोगों को केजीबी की वो जानकारी मिल सकती थी जिससे रूस के हथियारों के जखीरे, जासूसों और उड़न तश्तरियों की रिपोर्ट्स की हर बात दर्ज थी। सोवियत यूनियन में काफी यूएफओ एनकाउंटर्स हुए थे। पश्चिम के रिसर्चर्स को पता ही नहीं था कि आयरन कर्टेन के पीछे क्या चल रहा है। अब हमें पता लग चुका है कि उस शासन के दौरान हजारों सोवियत यूएफओ केसेस हुए और इसके बाद कई रिकॉर्ड्स बाहर आए। उन्हें अब हम भी देख सकते हैं। क्या उन केजीबी फाइल्स में इस बात के पुख्ता सबूत हो सकते हैं कि पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के जीव आते थे, जिनके बारे में हमें अब पता लग रहा है? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि ये सच है और उनका कहना है कि हाल की खोजों से न सिर्फ ये पता लगा है कि सोवियत्स न सिर्फ मॉडर्न यूएफओ रिपोर्ट्स को छिपा रहे थे, बल्कि इस बात के भी सबूत मिले हैं कि हमारे अतीत में पृथ्वी पर दूसरे ग्रह के जीव आते थे। लेनिनग्राड, रशिया, 1 दिसंबर 1934।
कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और अपनी ही पार्टी के दूसरे नेता जोसेफ स्टालिन के विरोधी सर्गेई किरोव की हत्या कर दी गई। उस हत्या से सोवियत संघ के सबसे स्याह युग की शुरुआत हुई, जिसे ग्रेट पर्जिस कहते हैं। किरोव की मौत के बाद स्टालिन की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर राजनीतिक दमन शुरू किया ताकि अपने विरोधियों का सफाया कर सके और खुद को और ज्यादा मजबूत कर सके। उस दौरान लाखों लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ की गई और उनमें से ही एक थे महान रशियन वैज्ञानिक और दार्शनिक डॉक्टर हेनरिक लुडविग। वो बड़े कमाल के इंसान थे। वो एक ऐसे इंसान थे जो 20 प्राचीन और आधुनिक भाषाएं बोला करते थे। उनके पास गजब की एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज थी। डॉक्टर लुडविग पर वेटिकन का जासूस होने का आरोप लगाया गया और उन्हें कई दशक तक स्टालिन के खतरनाक गुलाग लेबर कैंप्स में रखा गया। मगर 2011 में उनकी मौत के 38 साल बाद रशिया के अखबार सोवेर्शना सीक्रेटना या टॉप सीक्रेट में यह खबर छपी कि लुडविग के वेटिकन जाने और शायद उनकी गिरफ्तारी की असली वजह क्या थी। उन्हें वेटिकन का जासूस कहने की बड़ी वजह यह थी कि 1920s में आर्किटेक्चर के एक युवा स्टूडेंट के तौर पर वो वेटिकन गए थे और वहां उन्हें खुफिया लाइब्रेरी के अंदर जाने का मौका मिला। उस लाइब्रेरी में उन्हें वो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली जिनमें परग्रही सभ्यताओं के अलावा कई और बातें लिखी थी। डॉक्टर हेनरिक लुडविग को वहां से कई ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली जिनमें इस बात का जिक्र था कि प्राचीन सभ्यताओं का परग्रहियों से संपर्क था। प्राचीन सभ्यता यानी कि इजिप्ट, इजराइल और मेसोपोटामिया, उनमें कई बातें लिखी थी जैसे कि पिरामिड्स, और कहा गया था कि वो एनर्जी मशीन्स हैं। जब वो सोवियत यूनियन वापस लौटे तो उनके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया गया, जबकि सच तो ये है कि वो पृथ्वी पर आने वाले दूसरे ग्रह के जीवों के मामले में शुरुआती दौर के एक महान रिसर्चर थे। क्या डॉक्टर लुडविग को सचमुच वेटिकन में ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली थी जिनमें पृथ्वी पर आने वाले परग्रहियों का जिक्र था? क्या रशिया की सरकार ने उनके ऊपर जासूसी का झूठा आरोप इसलिए लगाया था कि उनकी असली खोजों का पता ना लग जाए? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट इस बात को सही मानते हैं और उनका कहना है कि सोवियत सरकार ने सिर्फ लुडविग का ही मुंह उनकी रिसर्च की वजह से बंद नहीं करवाया था। व्लादिमीर लेनिन ने जब 1917 में सत्ता हासिल की तो सबसे पहले धर्म को खत्म किया। कम्युनिस्ट राज में एक और फिलॉसफी को बड़ी शिद्दत से दबा दिया गया, जबकि 20वीं सदी के सोवियत रशिया में वो बहुत तेजी से फैल रही थी, कॉस्मिज्म। एक रूसी परंपरा थी जिसकी शुरुआत 1800s में हुई, जिसका नाम था कॉस्मिज्म। कॉस्मिस मत फैला एक फिलोसोफर से जिनका नाम था निकोलाई फ्योदोरोव। उन्होंने 1870 और 1880 में सोवियत रॉकेटरी की पितामह को इंस्पायर किया और तब उन्होंने ऐसे रॉकेट्स बनाए जो इंसान को अंतरिक्ष में ले जा सकते थे। उनका मानना था कि मानव सभ्यता का जन्म अंतरिक्ष में ही हुआ है। इंसान होने की वजह से हमें एक ना एक दिन वहां जाना ही होगा। हम सभ्यता के पालने में वापस जाएंगे। और ये बात सोवियत संस्कृति में घर कर गई थी। लेनिन और उनके उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिन दोनों ने माना कि कॉस्मिज्म और इंसान के परग्रही मूल की बातों को दबाना जरूरी है, लेकिन ये बातें 1961 में एक बार फिर से तब उठने लगी जब सोवियत यूनियन ने सफलता के साथ अपने कॉस्मोनॉट यूरी गागारिन को पृथ्वी की कक्षा में भेज दिया और अंतरिक्ष में पहला इंसान भेजने के मामले में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। रशिया के बहुत से लोगों ने माना कि ये कामयाबी सितारों पर वापस जाने की दिशा में हमारा पहला कदम है। सोवियत स्पेस प्रोग्राम कामयाब रहा था। 1957 में स्पुतनिक और फिर अंतरिक्ष में पहले इंसान के जाने के बाद मानव सभ्यता के
परिग्रही मूल के होने की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई थी। जोसेफ स्टालिन की मौत के बाद बहुत से ऐसे लोग जो दूसरे ग्रह के जीवों के साथ एंशिएंट पेलियो कॉन्टैक्ट्स की बात पर खोज कर रहे थे, उन्हें सबके सामने अपनी बात कहने का मौका मिल गया। 1961 में रशियन फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन मटेस्ट अग्रेस्ट का एक बड़ा ही विवादित लेख छपा, जिसमें उन्होंने लिखा था कि परग्रही पृथ्वी की प्राचीन सभ्यताओं के लोगों से मिलने आते थे। इसी तरह की थियरीज लेखक अलेक्जेंडर काजानसेव और एस्ट्रोनॉमर योसेफ स्लोवस्की ने भी दी थी। हालांकि इन रिसर्चर्स का वो अंजाम नहीं हुआ जो इनके पहले के रिसर्चर्स का हुआ था, मगर इन्होंने भी दावा किया कि सोवियत सरकार उनकी थियरीज को दबाना चाहती थी। कई सोवियत एस्ट्रोनॉमर्स इन टॉपिक्स और आइडियाज की बड़ी गंभीरता से स्टडी कर रहे थे, और इन बातों से तो मुझे यही लगता है कि हम सही दिशा में सोच रहे हैं। अब हमारे पास वो जानकारी भी है जो कई सालों तक सेंसर्ड रही थी। क्या ये कहा जा सकता है कि परग्रही संपर्क का सच अभी तक पूर्व सोवियत यूनियन के आयरन कर्टन के पीछे छिपा हुआ था? शायद इससे जुड़े कुछ और सुराग हमें उस रहस्यमयी जगह की जांच पड़ताल से मिल सके जहां एक प्राचीन परग्रही के आने का सबूत है। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे अतीत में परग्रही यूरल पहाड़ों पर आते थे? और अगर आते थे तो क्या वो यहाँ एक उन्नत टेक्नोलॉजी के सबूत छोड़ गए थे? क्या उन्होंने आर्काइव में एक प्री हिस्टोरिक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं? रशिया करीब 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर में फैला रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसका ये विशाल क्षेत्रफल भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा विविधता भरा है, और यहाँ पर कुछ बड़े ही खतरनाक बीहड़ भी हैं, जिनमें घने जंगल, बर्फ से ढका बीहड़, दूर दराज के पहाड़ और बंजर रेगिस्तान भी शामिल है। इतना बड़ा होने के बावजूद रशिया का करीब 50% इलाका वीरान है और अभी तक वहां इंसान नहीं पहुंच पाया। क्षेत्रफल के लिहाज से रशिया अमेरिका से करीब 2 गुना बड़ा है, और अगर हम इनकी तुलना करें तो देख सकते हैं कि अमेरिका 4 टाइम जोन्स में फैला है, जबकि रशिया 11 टाइम जोन्स में। रशिया का आकार, उसका खराब मौसम, खासकर उत्तरी भाग में, उसे बहुत मुश्किल जगह बनाता है। रशिया की एक सबसे रहस्यमयी जगह है कजाकिस्तान के उत्तर में मौजूद एक घाटी, जहां 1987 में चेलियाबिंस्क यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्राचीन बस्ती के अवशेष ढूंढ निकाले, और उनके मुताबिक वो 17वीं सदी से 20वीं सदी ईसा पूर्व के थे। इस मेगालिथिक साइट की ज्यादातर मूल संरचना को आर्काइम कहते थे, जो अब नहीं है, मगर वैज्ञानिकों ने उनके असली डिजाइन का पता लगा लिया है, जिसमें गोलाकार दीवारें भी हैं जो स्टोनहेंज जैसी नजर आती हैं। आर्काइम को रशिया का स्टोनहेंज कहा जाता है। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि ये भी स्टोनहेंज के लैटिट्यूड पर ही मौजूद है। इस लिहाज से माना जाता है कि इसे यहाँ शायद एस्ट्रोनॉमिकल और सर्वे के मकसद से बनाया गया था। ऐसा लगता है कि आर्काइम एक जमाने में एक तरह की ऑब्जर्वेटरी था, और मुझे ये बात बड़ी दिलचस्प लगती है क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि दुनिया भर में हमारे पूर्वजों ने इस तरह की संरचनाएं बनवाई थी जो सितारों के लिए उनके आकर्षण का सबूत थी। वो शहर एक गोलाकार संरचना था और उसे इसी तरह से बसाया गया। उसमें एक बड़ा ही दिलचस्प मुख्य चौराहा था। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म के मंडल वाले सिद्धांत पर आधारित चक्र के अंदर चक्र वाली बनावट की गई है। कह सकते हैं कि इसमें बहुत छोटे पैमाने पर ब्रह्मांड को दिखाया गया है।
कमाल की बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट ने यह भी देखा कि आर्काइम को इस तरह से बनाया गया था कि इसकी खूबियां कम से कम 18 खगोलीय घटनाओं से जुड़ी थी, जिसमें सोल्स्टिसेस और इक्विनॉक्सेस भी शामिल थे। उन खंडहरों के बीच एक इंसान की प्राचीन मूर्ति भी मिली जो आसमान की तरफ देख रहा था। इस रहस्य को और गहरा रही थी वो रिपोर्ट्स जिनमें इस इलाके में कई ऐसी एनोमलीज की बात कही गई थी जो आज भी नजर आ रही हैं। उनमें मैग्नेटिक विषमताएं, अजीबोगरीब लाइट्स और चौंकाने वाला कोहरा शामिल है। जब हम उन अनोखी लाइट्स, अजीब से कुहासे, मैग्नेटिक एनोमलीज और यहाँ आने वाले लोगों को होने वाले भ्रम को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यहाँ पृथ्वी में कोई एनर्जी नोड है या वॉर्टेक्स है। और जब इसे बनाया गया था तब दूसरे ग्रह के जीव उसका पूरा इस्तेमाल करते थे। अगर आप आर्काइम के आकार को देखें तो ये किसी अंतरिक्ष यान के प्लेटफॉर्म जैसा लगता है जहां से रॉकेट वगैरह को लॉन्च किया जा सकता था। क्या हम ये कह सकते हैं कि हजारों साल पहले आर्काइम वो जगह थी जहां परग्रही आते थे? क्या यही वजह है कि यहां बनी संरचनाएं इतने सटीक खगोलीय अलाइनमेंट में हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि ये बात सही है और उनका सुझाव है कि परग्रहियों के पृथ्वी पर आने के पुख्ता सबूत हमें पास के यूरल पहाड़ों पर मिल सकते हैं। यूरल पहाड़ बहुत ही पुराने हैं और ये पहाड़ रशिया के उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। ये असल में रशिया को दो भागों में बांटते हैं, यूरोप और एशिया में। हालांकि यूरल पहाड़ों पर रहने वाले लोगों ने यहाँ आसमान और जमीन पर कई बड़ी अनोखी घटनाएं देखी हैं। यूरल पहाड़ों पर आने वाले दर्जनों लोगों ने वहां आग के गोले और सिगार के आकार के यान देखने की बात कही है, मगर उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली चीज तो है वो जो यहाँ पृथ्वी के अंदर है। 1991 में जियोलॉजिस्ट ने खनिज से भरे यूरल पहाड़ों पर सोने के भंडार की तलाश में एक अभियान शुरू किया। कुजीम, नाराडा और बालबन्यू नदियों के आसपास खुदाई करते समय वैज्ञानिकों को आर्काइम से करीब 1000 किलोमीटर दूर उत्तर में एक बड़ी ही अनोखी चीज मिली। वहां उन्हें जमीन से करीब 30 फुट नीचे धातु के बने छोटे छोटे कॉइल्स और स्प्रिंग्स मिले। उस मिट्टी को लाखों साल से हाथ भी नहीं लगाया गया था। वो सिर्फ वही नहीं बल्कि सैकड़ों किलोमीटर के दायरे में पाई गई। मान लीजिए हजारों साल पहले वहां एक विस्फोट हुआ जिसके अवशेष अभी भी वहां पड़े हैं। धातु के उन छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ तो 1 इंच के 1000वें भाग जितने बड़े थे। उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग की रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में विश्लेषण के लिए भेज दिया गया। उनके आकार से लग रहा था कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से बनाए गए हैं, कुदरती तौर पर नहीं बने। वहां मिला सबसे छोटा टुकड़ा टंगस्टन, यानी उस धातु का जिसका इस्तेमाल अंतरिक्ष यान और मिसाइल्स बनाने में किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा तापमान सह सकता है। वहाँ कई ऐसे मेटल स्पाइरल्स मिले जो थे तो कॉपर के, मगर टंगस्टन और मोलिब्डेनम के भी मिले, जबकि ये दोनों बड़े रेयर मेटल्स हैं। जाहिर है वो एक नैनो टेक्नोलॉजी थी। उन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखने पर पता लगा कि स्ट्रक्चर के लिहाज से वो बिल्कुल सही है। वो बहुत ही अच्छे कॉइल्स थे। उन्हें बनाने का बस एक ही तरीका था और आज भी हम उन्हें सिर्फ मशीन गाइडेड टेक्नोलॉजी से ही बना सकते हैं। उन्हें हाथों से नहीं बनाया जा सकता। हम जो देख रहे हैं वो एक बड़ी ही उन्नत टेक्नोलॉजी की मिसाल है और उनसे ऐसी सर्किटरी बनाई जा सकती थी जो हम देख सकते हैं सेमीकंडक्टर्स, कंप्यूटर चिप्स, हाई टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स वगैरह में। और वो मेटल्स आम नहीं हैं। वो स्पाइरल्स इस बात का सबूत है कि किसी बड़ी उन्नत सभ्यता के जीव पृथ्वी पर यहाँ आर्काइम के पास आए थे। क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे अतीत में परग्रही यूरल पहाड़ों पर आते थे?
और अगर आते थे तो क्या वो यहाँ एक उन्नत टेक्नोलॉजी के सबूत छोड़ गए थे? क्या उन्होंने आर्काइव में एक प्री हिस्टोरिक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी, जैसा कि कुछ एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं? शायद हमें इससे जुड़े कुछ और सुराग हाल ही में दूसरे ग्रह से आए जीवों के मामले की जांच से मिल सके। क्या मेजर जनरल पावेल पापोविच ने सचमुच ही एक असली परग्रही अंतरिक्ष यान देखा था? और क्या उन्हें वाकई केजीबी फाइल्स में पानी के नीचे मौजूद 3 परग्रही बेसिस की जानकारी मिली थी? मॉस्को, 17 मई 1967। एक सुरक्षित सरकारी इमारत के अंदर हुई एक मीटिंग में वो वैज्ञानिक जमा थे जो बड़े लंबे समय से उड़न तश्तरियों पर आई रिपोर्ट्स पर काफी गहरी रिसर्च कर रहे थे। वो पहला औपचारिक सोवियत यूएफओ स्टडी ग्रुप था और 6 महीने बाद 10 नवंबर को सरकार ने उस ग्रुप के डेप्यूटी एस्ट्रोनॉमर फीलिक्स ज़ीगल से कहा कि वो अपनी रिसर्च के नतीजे सोवियत सेंट्रल टेलीविजन पर बताएं। फेलिक्स ज़ीगल ने आम लोगों से कहा कि उन्हें जहां भी उड़न तश्तरियां नजर आए वो उसकी खबर दें। ये एक बहुत बड़ी बात थी। इसके पहले कभी नहीं कहा गया कि सरकार भी इस मामले में दिलचस्पी ले रही है। और अब अचानक ही एक शख्स टेलीविजन पर खुलेआम लोगों से उनके नजर आने पर रिपोर्ट देने की बात कर रहा था। ये कहने की जरूरत नहीं है कि इसके बाद बहुत से लोगों ने उन्हें देखने की रिपोर्ट दी, मगर ये प्रोजेक्ट जल्द ही विवादों से पूरी तरह घिर गया और उसे आखिर बंद करना पड़ा। टेलीविजन पर हुए इस ब्रॉडकास्ट के बाद सरकार ने इस ग्रुप को ही बंद करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उससे अति गोपनीय सोवियत मिलिट्री टेस्ट की बातें ना खुल जाए। इसके बावजूद ज़ीगल ने काफी आंकड़े जमा कर लिए थे, जिनमें रशियन पायलट्स की रिपोर्ट्स भी थी। उन्होंने अपनी कुछ खोजों को 1968 में आए अपने एक संग्रह में छपवाया, जिसका नाम था इनहैबिटेड कॉस्मोस। मैं फीलिक्स ज़ीगल से मॉस्को में मिला था। उन्होंने सैकड़ों यूएफओज केसेस जमा किए हुए थे। उनका कहना था कि इस तरह की उड़न तश्तरियां पूरे सोवियत यूनियन में नजर आई थी। उनमें से कुछ बहुत छोटी और कुछ बहुत बड़ी और गोल थी। उनकी टेक्नोलॉजी भी परग्रही थी, क्योंकि उन उड़न तश्तरियों की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई इंसान उस रफ्तार पर नहीं बच सकता था। हालांकि सबके सामने तो सोवियत सरकार ने फीलिक्स ज़ीगल की रिसर्च से इनकार ही किया, मगर वो उन्हें अपना काम जारी रखने से रोक नहीं सकी और उनकी खोजों की दोबारा जांच भी की। मगर क्यों? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि सरकार को यह पता था क्या आसमान में कोई परग्रही है, और वो ज़ीगल और दूसरे यूएफओ रिसर्चर्स के जरिए चुपचाप उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखे हुए थे। बहुत सारे रिकॉर्ड्स तो सोवियत एयरफोर्स से मिले थे और केजीबी ने भी बताया कि 50s, 60s और 70s में उन्होंने भी यूएफओ सब्जेक्ट को बड़ी गंभीरता से लिया था। सोवियत साइंटिस्ट्स को कुछ ऐसे अनूठे तरीकों की तलाश थी जिनके जरिए वो अपनी जानकारी को पश्चिमी दुनिया के सहयोगियों के साथ शेयर कर सकें। इसलिए उन्होंने अपने संदेशों को चिट्ठियों और दूसरे तरीकों के कॉरेस्पॉन्डेंस में कोड में लिख दिया। सवाल है कि कोई उन मैसेजेस को आयरन कर्टन के बाहर के वैज्ञानिकों और दूसरे लोगों के सामने एनकोड करके जेल जाने का खतरा क्यों उठाएगा? वो ऐसा तभी करेगा जब उसे पूरा यकीन होगा कि जो वो लिख रहा है वो सच है। पूरे 1960s और ज्यादातर 70s में सोवियत सरकार की उड़न तश्तरियों में दिलचस्पी अनाधिकारिक ही बनी रही, मगर ये बात 20 सितंबर 1977 के बाद तब बदल गई जब पेट्रोजावोस्क में रहने वाले कई लोगों ने आसमान में करीब 5 मिनट तक एक चमकदार चीज को घूमते देखा, जिससे नीचे शहर पर भी रोशनी पड़ रही थी। उस चीज की गायब हो चुकी फोटो की बस एक कॉपी बच गई है। हैरानी की बात यह थी कि करीब 4 घंटे के अंदर पूरे रशिया और पूर्वी यूरोप में कई जगहों पर वैसी ही चीज नजर आने के दावे किए गए। जब इतने सारे लोगों ने उसे देखने की बात की
तब सोवियत यूनियन ने रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज यूएफओ कमीशन की स्थापना की। 1984 में उन्होंने मेजर जनरल पावेल पापोविच को उस रिसर्च टीम का प्रमुख बनाया जो खुद अंतरिक्ष में जाने वाले 8वें शख्स थे। पावेल पापोविच खुद भी यूएफओ से जुड़ी काफी जानकारी लेकर आए थे और उन्हें 1992 में केजीबी की 124 पन्नों की यूएफओ फाइल्स भी मिल गई। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि पानी के नीचे 3 ऐसे बेसिस हैं जहां परग्रही रहते हैं और वो वहां से ऑपरेट करते हैं। हमें उनकी बातों पर गौर करना चाहिए। उन्होंने खुद भी 2 यूएफओ देखे थे। उनमें से एक तो बड़ा ही खास था जो उन्होंने 1978 में उस वक्त देखा जब वो अमेरिका से रशिया लौट रहे थे। उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर एक बहुत बड़ी चीज देखी और वो ट्रायंगुलर क्राफ्ट किसी फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था और वो बहुत तेजी से चल रहा था। उसने बड़ी आसानी से उस कमर्शियल प्लेन को पीछे छोड़ दिया जिसमें वो सवार थे और उस प्लेन में उसे देखने वाले वो अकेले शख्स नहीं थे। उन्होंने बाद में बहुत से लोगों से पूछा जिनमें से ज्यादातर अकेडमिशियंस थे। उन्होंने भी उसे देखने की बात कही। क्या मेजर जनरल पावेल पापोविच ने सचमुच ही एक असली परग्रही अंतरिक्ष यान देखा था? और क्या उन्हें वाकई केजीबी फाइल्स में पानी के नीचे मौजूद 3 परग्रही बेसिस की जानकारी मिली थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि उनकी बात सही है और उनका कहना है कि इससे जुड़े कुछ और पुख्ता सबूत पूर्वी रशिया में एक पहाड़ी शहर से मिल सकते हैं जहां आज भी जमीन से टकराई एक उड़न तश्तरी पड़ी है। क्या ये कहा जा सकता है कि डाल्नागोर्स्क में जो चीज हुई थी और जिसे सैकड़ों लोगों ने देखा था वो असल में एक परग्रही यान था? क्या उस जगह से हमें जो सबूत मिले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पृथ्वी पर हजारों सालों से दूसरे ग्रहों के जीव आ रहे हैं? रशिया के इतिहास की एक बड़ी ही जाबाज और मशहूर महिला पायलट रही हैं मरीना पापोविच, अंतरिक्ष यात्री पावेल पापोविच की पत्नी। मरीना पापोविच ने सोवियत एयरफोर्स में अपनी नौकरी के दौरान 100 से ज्यादा रिकॉर्ड्स बनाए, जिनमें से एक है आवाज से ज्यादा तेज गति से उड़ान भरने वाली पहली महिला होने का। अपने पति की तरह उन्होंने भी उड़न तश्तरी देखने का दावा किया था। साल 2003 में मरीना की एक किताब आई जिसमें उन्होंने उड़न तश्तरियों के बारे में अपने अनुभव लिखे थे। उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि बहुत से सोवियत मिलिट्री और सिविलियन पायलट्स ने हजारों उड़न तश्तरियां देखी थी। उन्होंने बताया कि लोगों ने दुनिया भर में उन्हें देखने की बात कही थी, जैसे कि एक फाइटर पायलट को एक अनजान डिस्क के आकार के यान पर गोली चलाने को कहा गया था। अचानक एक बड़ा सा डिस्क सीधा हो गया और उन्हें उसके ऊपर गोली चलानी थी, मगर उन्होंने कहा नहीं, मैं गोली नहीं चला सकता क्योंकि वो कुछ कर नहीं रहा है। फिर मुझे उसे इंटरसेप्ट करने के लिए भेजा गया, मगर वो मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने लगा। मरीना पापोविच दुनिया की एक बड़ी मशहूर एविएटर रही है और वो जो कह रही थी उसके बारे में उन्हें अच्छी तरह मालूम था। वो काफी लोगों से जुड़ी हुई थी। उनके मुताबिक सोवियत यूनियन में उस दौरान 3000 से ज्यादा यूएफओ केसेस हुए थे, जबकि हमें तो ये भी नहीं पता कि उसके पहले भी सोवियत यूएफओज नजर आए थे। उस लिहाज से ये बड़ी अहम बात थी। अगर कोई पायलट उन्हें देखता है तो वो ज्यादा दमदार हो जाती है, क्योंकि एक पायलट जिस तरह से उनकी दूरी, स्पीड और ऊंचाई का अंदाजा लगा सकता है वैसा आम इंसान नहीं लगा सकता। और मरीना पापोविच ने पायलट की उन कहानियों की बड़ी शिद्दत से तस्दीक भी की थी। यूएफओ सब्जेक्ट पर मरीना पापोविच का सबसे अहम कमेंट है वो बात जिसमें उन्होंने कहा है कि कई सोर्सेस से उन्होंने पता लगाया था कि सोवियट्स के पास कम से कम 5 क्रैश्ड और रिकवर्ड यूएफओ थे। क्या मरीना और पावेल पापोविच ने भी कई और दूसरे बड़े सोवियत पायलट्स की तरह परग्रही अंतरिक्ष यानों को देखा था? और अगर देखा था तो क्या रशियन अधिकारियों ने कई और ऐसी उड़न तश्तरियां देखी थी जिनके बारे में आम लोगों को आज तक नहीं पता? डाल्नागोर्स्क, रशिया, 29 जनवरी 1986।
रात के 8 बजने वाले थे। तभी पूर्वी रशिया के एक छोटे से खनिकों के शहर में सैकड़ों लोगों ने करीब के एक पहाड़ के ऊपर आसमान में धीरे धीरे उड़ती एक लाल गोलाकार चीज देखी जो चमक रही थी। पहाड़ से टकराने से पहले उसकी रफ्तार कम हो गई थी। बहुत से लोगों ने कहा कि उसके टकराने के 1 घंटे बाद तक उस जगह से आग के शोले निकलते रहे थे। वो गोला इस वेत्सोकाया पहाड़ों से टकराया और जल गया। एक तेज धमाका हुआ और लोग इस बारे में पता लगाने लगे क्योंकि मैंने चश्मदीदों के बयान पढ़े हैं। उस हादसे को कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वो क्रैश भी रशियन रोजवेल बन गया। और रोजवेल की तरह वहां से भी कई बड़े ठोस सबूत मिले जिनसे पता लगता था कि वहां पर वाकई एक क्रैश हुआ था। कुछ स्थानीय लोग और रिसर्चर्स उस जगह तक पहुंच गए। वहां से उन्हें बड़ी दिलचस्प कलाकृतियां और अवशेष मिले। अधिकारी तो इस बात पर अड़े रहे कि वहां कोई उल्का पिंड टकराया था, लेकिन वहां से मिले मलबे से कई बड़े चौंकाने वाले नतीजे मिले। उन नमूनों में बने हुए मेटालिक फाइबर्स का एक बड़ा जटिल सिस्टम था, और जब उस मेटल का एटॉमिक स्ट्रक्चर हीट के संपर्क में आया तो उसमें काफी बदलाव आ गया। जब उन्होंने उस मेटल को पिघलाकर उसका स्पेक्ट्रम एनालिसिस किया तो उसमें मौजूद गोल्ड, सिल्वर और दूसरे मेटल्स गायब हो गए। उनकी जगह बच गए टाइटेनियम और मोलिब्डेनम। और इसका मतलब ये कि कुछ ऐसे मेटल्स थे जो दूसरे मेटल्स में म्यूटेट हो रहे थे, और ये बात बड़ी अनोखी थी। मुझे लगता है कि वो किसी मशीनरी, नैनो टेक्नोलॉजी मशीनरी का पार्ट थे, मगर वो मशीनरी पृथ्वी पर नहीं बनी थी। बाद में उसका अध्ययन कई और सोवियत साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ने किया, और उनमें से कई ने कहा कि उस तरह की टेक्नोलॉजी आज भी पृथ्वी पर नहीं है। डेल्नर गॉस क्रैश के बाद उस इलाके में कई और उड़न तश्तरियां नजर आई। कई लोगों ने तो पहाड़ पर उसी जगह पर एक ऑब्जेक्ट को उतरते हुए देखा जहां दरअसल पहला क्रैश हुआ था। क्या ये कहा जा सकता है कि डेल्नागोस्क में जो चीज हुई थी और जिसे सैकड़ों लोगों ने देखा था वो असल में एक परग्रही यान था? क्या उस जगह से हमें जो सबूत मिले हैं वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पृथ्वी पर हजारों सालों से दूसरे ग्रहों के जीव आ रहे हैं? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि हाँ, वो आ रहे हैं, और उनका तो ये कहना है कि रशिया सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी उनके संपर्क में रहा है। उन रशियन कॉस्मोनॉट्स और सेना के पायलट्स ने जिन जीवों को देखने की बात कही है, क्या उन्हें उन चीजों से जोड़ा जा सकता है जो हमें यूरल पहाड़ों और डेल्नागोस्क क्रैश साइट से मिली थी? सॉल्यूट 7 स्पेस स्टेशन, 12 जुलाई 1984। कॉस्मोनॉट्स ओलेग एटकोव, लियोनिड किजिम और व्लादिमीर सोलोव्योव अपने 237 दिनों के रशिया के साइंटिफिक रिसर्च स्पेस स्टेशन के सफर में 156 दिन पूरे कर चुके थे। उस दिन तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 156वें दिन तीनों सदस्यों ने एक बड़ा चौंकाने वाला नजारा देखा। 1984 में सैल्यूट 7 पर मौजूद सोवियत एस्ट्रोनॉट्स ने अपने अंतरिक्ष यान के बाहर एक तेज ऑरेंज ग्लो देखा। उसे देखकर उन्हें पहले तो लगा कि शायद गैस लीक है, मगर कुछ देर बाद पता लगा कि पूरा स्टेशन ही उस ऑरेंज क्लाउड से ढक सा गया है, और वो उसे देख ही रहे थे जब उस बादल ने एक आकार ले लिया। अचानक ही उनकी आंखें उस ऑरेंज लाइट से चौंधिया गई। जब वो दोबारा देखने लायक हुए तो उन्होंने अपने अंतरिक्ष यान के पोर्टल्स को देखा, और उन्हें जो नजर आया वो बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि उनके सामने फरिश्ते जैसे 7 जीव थे जो उनके यान के साथ साथ उड़ रहे थे, और ऐसा करीब 10 मिनट तक चलता रहा।
उन लोगों ने बताया कि उन्हें करीब 80 फुट ऊंचे बहुत बड़े बड़े जीव दिखे थे, जिनके पंख थे और वो चमकते हेलोज जैसे लग रहे थे। अधिकारियों ने इस बात को ये कहकर खारिज कर दिया कि उन सभी को भ्रम हो रहा था, क्योंकि वहां ऑक्सीजन की कमी थी और दबाव में उतार चढ़ाव आ रहा था। उसी साल गर्मियों में कुछ और कॉस्मोनॉट्स सोल्यूट 7 के क्रू से जुड़ गए। उन सभी 6 लोगों ने एक बार फिर से उन पंख वाले जीवों को देखा। सवाल है कि इतने सारे कॉस्मोनॉट्स को एक ही जैसा भ्रम कैसे हो रहा था। मुझे तो नहीं लगता कि उन्हें किसी तरह का भ्रम हो रहा था। वो जो कुछ भी देख रहे थे वो असली था, वो उनके सामने था। मगर फरिश्ते, परग्रही कह नहीं सकता, लेकिन जहां तक धर्म, संस्कृति और मिथकों की बात है, तो मानव इतिहास में जिस तरह से पंखों वाले जीवों के नजर आने की बात कही गई है, उससे तो ये बात सही ही लगती है। क्या ये नहीं कहा जा सकता कि वो जिन जीवों को देख रहे थे वो असल में परग्रही थे? क्या हम ये कह सकते हैं कि सोल्यूट 7 के क्रू ने जिन जीवों को देखा था वो किसी दूसरे ग्रह के थे? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट कहते हैं कि हाँ, वो परग्रही ही थे, और उनका कहना है कि इस तरह के जीवों को देखने की बात कई और रशियन कॉस्मोनॉट्स ने भी की थी। सोवियत कॉस्मोनॉट्स सच बोलने के मामले में बहुत बड़ी दुविधा के शिकार नजर आते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तरफ तो वो सोवियत स्पेस प्रोग्राम के लिहाज से आम जनता का चेहरा थे, मगर ये भी सच है कि सोवियत स्पेस प्रोग्राम का एक अहम मकसद था इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में खुद को सक्षम बनाना। ऐसे में कॉस्मोनॉट्स को वो बातें छुपानी पड़ती जो राज थी और देश की सुरक्षा से जुड़ी थी। इसलिए जब भी वो अंतरिक्ष में कुछ अजीबोगरीब दिखने की बात कहा करते थे, तब हम अक्सर उनकी बातों को अलग तरह से ही देखते थे। आपको ये बात समझनी होगी कि बहुत से कॉस्मोनॉट्स अंतरिक्ष में कुछ अजीब देखने के बाद भी उसके बारे में जल्दी अपना मुंह नहीं खोलते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें पागल घोषित करके मिशन से बाहर कर दिया जाएगा। मगर इस बात में कोई शक नहीं कि बहुत से सोवियत और रशियन कॉस्मोनॉट्स ने अंतरिक्ष में बहुत सी चौंकाने वाली चीजें देखी थी। उन रशियन कॉस्मोनॉट्स और सेना के पायलट्स ने जिन जीवों को देखने की बात कही है, क्या उन्हें उन चीजों से जोड़ा जा सकता है जो हमें यूरल पहाड़ों और डेलनगोस्क क्रैश साइट से मिली थी? एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि इसका जवाब सिर्फ इस बात के अध्ययन से नहीं मिलेगा कि रशियन कॉस्मोनॉट्स ने अंतरिक्ष में क्या देखा था, बल्कि उन बातों पर भी ध्यान देना होगा जो उन्होंने सुना था। जैसे ही यूरी गागारिन 1961 में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बने, उसके बाद कॉस्मोनॉट्स ने ही नहीं बल्कि दूसरे देशों के एस्ट्रोनॉट्स ने भी अंतरिक्ष में बहुत सी ऐसी चीजें देखी जिन्हें बयान नहीं किया जा सकता। और उनमें से शायद सबसे चौंकाने वाली बात थी स्पेस विस्पर। एक गुमनाम कॉस्मोनॉट थे, हम उन्हें कॉस्मोनॉट एक्स कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो कक्षा में थे तब एक दूसरे कॉस्मोनॉट के साथ बड़ी ही अनोखी बात महसूस की। उनके मुताबिक उन्होंने एक आवाज सुनी और उन्हें ऐसा लगा कि कोई उनके दिमाग के अंदर कुछ कह रहा हो। उन दोनों ने अपने दिमाग के अंदर एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनी थी जो किसी टेलीपैथिक मैसेज जैसा था। उनका कहना था कि वो कॉस्मिक विस्पर उनके बहुत पुराने पूर्वजों की थी। उन्होंने उन दोनों को यूरल पहाड़ों पर रहने वाले उनके परिवार के बारे में ऐसी बातें बताई थीं जो कोई नहीं जानता था। उन्होंने उनसे ये भी कहा कि उन्हें पृथ्वी पर वापस जाना होगा। रूस अभी उसके लिए तैयार नहीं है। वो जो करना चाहता है उसका मतलब था कि अपने घर वापस जाओ और जाने की तैयारी करो। ऐसा और कॉस्मोनॉट्स के साथ भी हुआ और वो जानते थे कि वो इस बारे में किसी को नहीं बता सकते, वरना वो स्पेस प्रोग्राम से बाहर कर दिए जाएंगे। मगर जब भी उनको मौका मिलता वो आपस में इस बारे में बात करते और उन्हें पता लगा कि दूसरे कॉस्मोनॉट्स ने भी ठीक ऐसा ही अनुभव किया है। सवाल ये है कि इतने सारे रशियन कॉस्मोनॉट्स ने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान वही रहस्यमय आवाज कैसे सुनी,
और सबसे बड़ी बात, वो खगोलीय आवाज उनसे आखिर क्या कहना चाहती थी। एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट मानते हैं कि ये भी एक परग्रही गतिविधि थी, जिसके बारे में हमें अब पता लग रहा है। रूस ने जिस तरह से इन बातों को छिपाया और अब हमें जो बातें पता लग रही हैं, उनसे तो यही लगता है कि ये तो बस एक शुरुआत है और हमें अभी दुनिया भर में आने वाले परग्रहियों के बारे में बहुत सी बातें पता लगेंगी। पूर्व सोवियत यूनियन में हमें बहुत सी जानकारियां मिल सकती हैं और जैसे जैसे पश्चिम के लोगों को रशिया की उन घटनाओं और ऑब्जर्वेशंस के बारे में पता लग रहा है, उनकी हैरानी बढ़ती जा रही है। अगर हमें परग्रहियों से जुड़ी कुछ रशियन फाइल्स मिल जाएं, तो हमें अपने कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि उनमें से कई बातें उन कहानियों की तस्दीक करें जो हम जानते हैं, और ऐसा हुआ तो उसका एक ही मतलब होगा, पूरी दुनिया में वही जीव आते जाते थे। क्या ये इस बात का पुख्ता सबूत हो सकता है कि पृथ्वी पर आने वाले परग्रही रशिया में आज भी हैं? क्या ये कहा जा सकता है कि इन बातों को जानबूझकर दबाया गया था? और अगर ऐसा था, तो क्या सबसे पुख्ता सबूत आज भी हमारी पहुंच से दूर हैं? हो सकता है कि रशिया की कुछ और सीक्रेट फाइल्स मिलने के बाद हमें ये पता लगे कि आर्काइव्स के उस विशाल संग्रह के अंदर हमारी परग्रही उत्पत्ति का सच भी छिपा है। इस चैनल पर आपको ब्रह्मांड और अनसुलझी घटनाओं जैसे यूएफओ देखने, ब्लैक होल और प्राचीन वस्तुओं के बारे में आकर्षक वीडियोस मिलेंगे। आप यहाँ पर लेटेस्ट साइंटिफिक खोजों और सिद्धांतों के बारे में भी जानेंगे और ये कैसे हमारी वास्तविकता की समझ को चुनौती देते हैं। अगर आप विज्ञान और रहस्यों में रुचि रखते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। तो देर ना करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें साइंस डॉक्यूमेंट्स मिस्ट्रीज को और इस अद्भुत खोज और साहसिक यात्रा में शामिल हो जाएं।